हेलो फ्रेंड्स। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट का साइज हो गया, यानी कि लोड साइज जो भी है, लोड साइज को बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट साइज। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें डिटेल नहीं देना। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग साइकिल, ये क्या होता है भाई? ट्रेडिंग साइकिल देखो, मेन एक चीज आपको बता दूं, ट्रेडिंग साइकिल कितने होते हैं? 3 होते हैं भैया। 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होते हैं अपने पास में एनी टाइम। 3 मंथ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग साइकिल। थ्री मेन चीज क्या है? 7 वीकली, हमेशा 3 महीने, 3 मंथ, 3 वीकली, ये कॉन्ट्रैक्ट्स एनी टाइम अवेलेबल होते हैं फॉर ट्रेडिंग। फॉर ट्रेडिंग ज़्यादा अपने को ध्यान नहीं देना है, बस इतना को इतना ही ध्यान रखना है कि ये चीज़ें अपने को देखनी है। अब इनको क्या बोलेंगे? जो 3 मंथ वाली है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनेगा? ये होती कौन कौन सी है? नियर मंथ, मिड मंथ, फार मंथ एक्सपायरी। ठीक है, अब करंट मंथ को क्या बोलेंगे? नियर मंथ एक्सपायरी। ठीक है, अब वो एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ पे आता है कि एक ओपन पोजीशन पड़ी है जनवरी का ओपन पोजीशन पड़ी है, तो फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा? वहां पे ऑप्शन आ जाएगा जनवरी, फेब, मार्च, सभी, ऑल ऑफ द अबोव। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन क्या पूछा है? फार मंथ की एक्सपायरी वाला कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? फार मंथ ये होगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन आ जाए मिड मंथ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? फेब। अच्छा, नियर मंथ वाला जैन, या करंट मंथ भी आ सकता है, कभी कभी करंट मंथ भी यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। तो अपने को ये चीज देखनी है, बस यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है और कुछ नहीं बनता। एक्सपायरी डेट मैंने आपको बता दी कि लास्ट ट्रेडिंग डे के दिन उसका सेटलमेंट होता है, एक्सपायरी के दिन। एक्सपायरी कब होती है आपको पता है? हर थर्सडे को, लास्ट जो भी थर्सडे होता है, वीकली एक्सपायरी की बात करूं तो निफ्टी का तो थर्सडे को होता है, जबकि सेंसेक्स की बात करूं तो वो होता है ट्यूसडे को। ठीक है, टिक साइज होता है। देखो, टिक साइज का एक क्वेश्चन बनता है, कहीं भी मिनिमम मूव अलाउड टू टू प्राइस कोटेशन, मिनिमम मूव अलाउड टू द प्राइस कोटेशन, वो क्या होता है? टिक साइज। यानी कि यहाँ पे कितना चल रहा है इंडिया में, कितना है? 5 पैसा। अगर कोई चीज मेरे को खरीदना है, 100 रुपए चल रही है, तो वो 100.05 ऐसे चलेगी रेट, के बाद में 100.10 ऐसे रेट है। यहाँ पे मिनिमम टिक साइज होती है, यानी कि मिनिमम मूव अलाउड, यानी कि 1 पैसा अलाउ नहीं है, मिनिमम मूव अलाउड 5 पैसा। इसको क्या लेंगे अपन? टिक साइज। ठीक है, फाइनल सेटलमेंट बता दी कि जो एक्सपायरी के दिन फाइनल, जैसे आज की अभी बताई मैंने आपको, फाइनल सेटलमेंट प्राइस कितनी आई थी? 24,750। दैट्स फाइनल। ये चीजें हैं और ज्यादा कुछ नहीं है। ट्रेडिंग आवर्स आपको पता है, पहले वाली क्लास में डिस्कस कर दिया था, 9:15 से स्टार्ट होती है, 3:30 पे खत्म। मनीनेस ऑफ ऑप्शन, आईटीएम क्या होता है? इन द मनी आपको बता दी कि इसमें क्या होता है? पॉजिटिव कैश फ्लो होता है। आईटीएम ऑप्शन would give the option holder a positive cash flow were exercised immediately. ठीक है, call option is set to ITM when spot price is higher than strike price। अब प्रॉब्लम ये आती है कि स्पॉट प्राइस इज हायर देन स्ट्राइक प्राइस, ये क्या है भैया? देखो, स्पॉट हमेशा ये ध्यान रखें जहां पे मार्केट चल रहा है, जो मार्केट चल रहा है उसको क्या बोलेंगे? स्पॉट। अब स्ट्राइक क्या बोलेंगे? स्ट्राइक इसको बोलेंगे जो हमने चूज किया है, सिलेक्शन किया है, जिसमें ट्रेडिंग करने के लिए, जिसको हम खरीदने बेच रहे हैं, जिस चीज को, उसको क्या बोलेंगे? स्ट्राइक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये आईटीएम कब होंगे? विच द स्पॉट प्राइस दी इज द हायर देन स्ट्राइक प्राइस। स्पॉट इज द हायर देन स्ट्राइक, स्पॉट प्राइस इज हायर देन स्ट्राइक प्राइस, यानी कि स्ट्राइक प्राइस जैसे 24,750 है, तो मैंने अभी बात करी थी 24,500, तो 24,500 आईटीएम हो गया अपना, की वैल्यू कितने पे बंद हुई थी? 250 पे। ठीक है, आया समझ में?
यानी कि आपको ये समझना है कि कौन सी चीज को ऊपर रखना है, कौन सी चीज को नीचे। अगर ये मैं बात करूं तो ये मैंने किसके लिए बात करी है, कॉल ऑप्शंस के बारे में। पुट ऑप्शंस की बात करूं तो पुट ऑप्शन जस्ट इसका रिवर्स होगा भैया, यानी कि पुट ऑप्शन थोड़े से ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आते हैं। पुट ऑप्शन यानी कि 24,750 अगर मैं बात करूं, और 24,500, और यहाँ पे आ गया 25,000, तो 25,000 यहाँ पे ITM है, ये 24,500 यहाँ पे OTM हो गया, ये ATM हो गया। अब इसको थोड़ा सा इस तरीके से लेना है, स्पॉट प्राइस इज लोअर देन स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस में ये चूज कर रहा हूं 25,000 वाली, तो स्पॉट प्राइस इज लोअर देन स्ट्राइक प्राइस। ये चीज आपको समझ में आ गई, स्पॉट प्राइस इज लोअर देन स्ट्राइक प्राइस। ये कंप्लीट हो गया अपना, टाइम बहुत। ATM क्या हो गया, ATM आपको पता है, ATM और OTM का हमेशा जीरो केस फ्लो होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। ATM और OTM का जीरो केस फ्लो होता है, यहाँ पे जीरो केस फ्लो पर वर एक्सरसाइज इमिडिएटली, ठीक है। यहाँ पे भी हो रहा है OTM 1 स्ट्राइक प्राइस वर्स देन द स्पॉट प्राइस इज होल्डर ऑप्शन, ये छोड़ो, कोई मतलब नहीं। नेगेटिव केस फ्लो वगैरह वर एक्सरसाइज इमिडिएटली, अगर तो OTM का नेगेटिव केस फ्लो है, ITM का पॉजिटिव केस फ्लो है, ATM का जीरो केस फ्लो है, और ठीक है। ये आगे चलो, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, टाइम वैल्यू ऑफ ऑन ऑप्शन आपको बता दिया। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, जो प्राइस, मैंने चार्ट पे सब चीजें आपको अच्छे से बता दी। टाइम वैल्यू क्या होता है, टाइम वैल्यू होता है डिफरेंस बिटवीन प्रीमियम एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू और उसके जो प्रीमियम है, अमाउंट है जो उसका प्रीमियम चल रहा है, उसका बीच का जो वैल्यू होता है उसको टाइम वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है भैया, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि देखो, पे ऑफ चार्ट की बात करें तो लॉन्ग ऑप्शंस का पे ऑफ चार्ट कैसे बनेगा, शॉर्ट पोजीशन का या शॉर्ट ऑप्शंस का पे ऑफ चार्ट किस तरीके से बनेगा, हमको चार्ट का थोड़ा सा समझना है पड़ेगा। तो चार्ट किस तरीके से बनेंगे, सबसे पहले तो ये अपने को समझना है। अगर मैं बात करूं तो चार्ट को किस तरीके से बनाएंगे अपन, ये होता है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। अब हमेशा एक लाइन ऐसी होगी, इसके ऊपर प्लस वाली चीजें आएगी, प्लस 100 रुपए, प्लस 200, 300, 400, -100, -200, -300, है ना। अब मेन चीज ये है कि फ्यूचर का तो केवल और केवल कैसे बन रहा था, ऐसे भी बन रहा था और एक बन रहा था ऐसे, ठीक है। अगर मैं उसको खरीद रहा हूं तो यहाँ पे नेगेटिव वाला तो सिस्टम था ही नहीं, यहाँ पे इस तरीके से था वो। ये चीज क्या है, ये स्ट्राइक प्राइस है या स्पॉट। अगर स्पॉट बढ़ रहा है तो अगर मैंने खरीद रखा है तो ये वाला चार्ट बनेगा, ठीक है। स्पॉट बढ़ रहा है और मैंने बेच रखा है तो ये वाला चार्ट बनेगा, ठीक है। सिंपल। आगे हम समझते हैं, यहाँ पे क्या चीज़ है, लॉन्ग ऑप्शन। लॉन्ग ऑप्शन क्या होता है आपको भी बता दिया, जो खरीद रखा है उसको लॉन्ग बोलेंगे, जिसको बेच रखा है उसको अपन शॉर्ट ऑप्शन बोलेंगे। अब यहाँ पे कुछ इसकी प्रॉब्लम्स है कि उसको समझना है कि क्या बोलते हैं। राइट टू एक्सरसाइज दैट ऑप्शन, यू हैव राइट टू एक्सरसाइज दैट ऑप्शन। जिसने खरीद रखा है ना उसको ये अधिकार है कि उसकी वो अंडरलाइंग असेट को खरीद सकता है। अंडरलाइंग असेट्स को खरीदने का अधिकार होता है। पोटेंशियल लॉस इज लिमिटेड टू प्रीमियम अमाउंट यू पेड। जो आपने खरीदा है ना जिस अमाउंट में, बस उतना ही आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। शॉर्ट पोजीशन में मैक्सिमम प्रॉफिट उतना ही हो सकता है जितना आपने प्रीमियम रिसीव किया है, ठीक है। प्रीमियम आपको जितना मिला है वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, पोटेंशियल लॉस इज अनलिमिटेड, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, लॉन्ग कॉल हो गई, अपना लॉन्ग पुट हो गई, जो भी है वो अपने को समझना है कि लॉन्ग कॉल क्या होती है। कॉल को खरीदना, का ब्रेक इवन कैसे निकालना है। ब्रेक इवन का एक क्वेश्चन आता है कभी कभी अपने यहाँ पे,
ब्रेक इवन क्या होता है भाई? ब्रेक इवन का सिस्टम समझ लेते हैं अपन। पीईपी क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, तो बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, यहाँ पे मैंने 100 रुपये में कोई स्ट्राइक खरीदा, जैसे मान के चलो कि एक निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदा। अगर सुबह सुबह की मैं बात करूँ, 24,500 का मैंने खरीदा 100 रुपये में, समझो 24,500 का मैंने खरीदा 100 रुपये में, ठीक है। अब हो गया वो 24,750। अब इसका वैल्यू कितना आएगा? 250। अब 250 में से मेरे को 250 मेरा प्रॉफिट थोड़ी ना है भाई, 100 रुपये में तो खरीदा है मैंने, तो मेरा प्रॉफिट कितना है? 150। तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या आ गया? 24,600 अगर मार्केट जाता है या बंद होता है तो मेरे को जीरो कैश फ्लो होगा मेरा, यानी कि 24,600 मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। इसको इस तरीके से समझ, 24,600 पे जाएगा तब जाके इसकी वैल्यू 100 रुपये होगी, इसके ऊपर जाएगा तो मेरा प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। इसका मतलब इतना ही। आगे चलते हैं। ये ऑप्शन के जो चार्ट हैं वो इस तरीके से, अभी मैंने बताया कि एक यहाँ पे अपने को वाई एक्सिस लेना है, एक्सिस लेना है। यहाँ पे ये चार्ट किस लॉन्ग कॉल का ही है, लॉन्ग कॉल का ये चार्ट है। इसने क्या किया है? 100 रुपये में यहाँ पे खरीदा है। वो कौन सा खरीदा है? कौन सा खरीदा है वो उसने? 17,600 का। कौन सा खरीदा है? 17,600। देखो ये एग्जाम्पल है, सॉरी सॉरी, ये एग्जाम्पल है। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस कौन सी ली है इन्होंने? 17,500 का, प्रीमियम दिया है 95, ठीक है। या इसको एक इस तरीके से मान लेते हैं, 100 रुपये में 17,500 का खरीदा है, तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट जो आएगा कितना आएगा? 17,600 का। क्यों 100 रुपये? तो भैया इसने प्रीमियम ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है। का इस तरीके से निकालना, जो भी आपको बताया था मैंने चार्ट पे, ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते क्या है क्या का चार्ट किस तरीके से बनेगा? 100 रुपये आपने उन्होंने यहाँ पे दिया, इसका पे किया, 100 रुपये का नुकसान है, मार्केट अगर नीचे जाता है तो उसका नुकसान हो गया मैक्सिमम 100 रुपये का। 17,500 का उसने खरीद रखा है, कितने में? 100 रुपये में। तो 17,600 जाएगा तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। अब इसके ऊपर जाना स्टार्ट होगा तो इसका प्रॉफिट होगा। फिर 18,000 चला गया तो कितना प्रॉफिट होगा? 400 रुपये, ठीक है। अगर मैं पुट ऑप्शन की बात करूं तो पुट ऑप्शन में ऐसा होता है, ये चार्ट इस सेम ऐसे ही बनेगा, इसमें ज्यादा कुछ होगा नहीं। अब वहां पे 100 रुपये में किसी ने बेचा होगा ना इसको, तो ये प्रॉफिट है। ऐसे यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे चार्ट बनेगा, फिर -200, -300, -400, -500, ऐसे ऐसे चार्ट बनेगा कि अगर मार्केट नीचे जाता है तो उसका मैक्सिमम कितना प्रॉफिट होगा? 100 रुपये का, ठीक है। यहाँ से टर्न लेके ये यहाँ पे आएगा, ये आ गया इसका ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट दोनों का सेम ही होगा, तो यहाँ पे जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे उसका नुकसान बढ़ता चला जाएगा। शॉर्ट कॉल वाले का, शॉर्ट कॉल वाले का, सॉरी शॉर्ट कॉल वन नहीं भैया, शॉर्ट पुट वाले का आएगा भैया। मेन चीज़ है कि यहाँ पे मैंने इसका अमाउंट को इसको देखा नहीं, प्राइस को। हाँ, शॉर्ट कॉल का सेम सिस्टम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम चीज है। नीचे की तरफ ये रहेगा कि अगर मार्केट नीचे 17,100 से लेकर 17,500 तक रहेगा तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे जैसे मार्केट 18,000 की तरफ बढ़ेगा, शॉर्ट कॉल वाला जो बंदा है ना वो डरेगा। क्यों डरेगा? क्योंकि उसने 100 रुपये में बेच रखी है, अब इसकी प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो गई, बढ़ना स्टार्ट हो गई, यानी कि यहाँ से प्राइस बढ़ी। अब 17,600 पे आया मार्केट, प्राइस बढ़ी, अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसकी प्राइस बढ़ेगी, तो भाई इसको नुकसान होगा, तो इसलिए डरेगा। सिंपल सी चीज है। शॉर्ट वाले का अपन देखते हैं, शॉर्ट कॉल का सेम ऐसे ही है, ज्यादा कुछ खास है नहीं चार्ट। ये रहा चार्ट सामने।
जो भी मैंने बताया 100 रुपए, ऐसे करके 17,500 17,600 का ब्रेक इवन आ गया और वैसे उसका नुकसान आ गया। आगे चलते लॉन्ग पुट। लॉन्ग पुट में भी क्या है, सेम जो लॉन्ग कॉल वाले जैसा ही है, पर इसका थोड़ा सा रिवर्स होगा, अंदर की तरफ बनेगा ये। क्यों? पुट को मैंने खरीद रखा है, यहाँ पे लॉन्ग पुट कर रखा है, तो यानी कि मार्केट नीचे गिरेगा ना तब मेरे को फायदा होगा, तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा तब मेरे को फायदा होगा। तो यानी कि मैंने कितने में खरीदा है, ये 150 रुपए में कौन सा खरीद रखा है, 17,500 का, 17,400 पे 150 रुपए में खरीद रखा है। ये क्या सिस्टम, ब्रेक इवन पॉइंट 17,400 तो होना हो यहाँ पे ये 17,400 मतलब 17,650 का यहाँ पे उन्होंने बेच रखा है भी। सॉरी ओके 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 समझ गया, यहाँ पे ये -50 है ना कि 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे 17,500 का इन्होंने 150 में बेचा है, तो ब्रेक इवन क्या रहेगा इसका, ये वाला आएगा। ब्रेक इवन क्या आएगा, ये वाला एरिया आएगा 17,350। ब्रेक इवन 17,350 इसका ये वाला आएगा, ना कि ये नहीं आएगा। 17,350 का ब्रेक इवन है। यहाँ पे इसने बेच रखा है 17,500 का, कितने में, 150 में, लॉन्ग पुट। तो मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो इसको लॉस होगा मैक्सिमम कितना, 150 रुपए का। मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो इसको नुकसान होगा, लेकिन मार्केट नीचे गिरेगा तो इसको फायदा होगा इसी स्पीड से। अब सेम सिस्टम है कि यहाँ पे वो कैसे बनेगा, अगर मैं शॉर्ट पुट की बात करूं, शॉर्ट पुट अगर मैं 100 रुपए में शॉर्ट किया इसको, तो 100 रुपए मेरा नुकसान, ये फायदा हो गया कहाँ तक, मैंने कौन सा बेच रखा है, 17,500 का बेच रखा है 100 रुपए में, 100 रुपए का चार्ट है, 17,500 का मैंने 100 रुपए में बेचा, यहाँ पे 17,400 आएगा ना मार्केट, तो ये मेरा ब्रेक इवन होगा बीईपी, और ये मेरा प्रॉफिट होगा। फिर मार्केट नीचे गिरा तो बेचने वाले को पुट बेचने वाले को प्रॉफिट होगा। तो इसका चार्ट इस तरीके से बनता है, ऐसे करके ऐसे, जैसे ये यहाँ पे 17,500 का 150 रुपये में बेच रखा है, कुछ भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है प्रीमियम से, 100 रुपये 150 रुपये। अब ये इस तरीके से ये चार्ट बनेगा। नीचे मतलब मार्केट अगर ऊपर जाता है तो बेचने वाले को प्रॉफिट होगा, लेकिन मार्केट नीचे गिरेगा तो बेचने वाले को नुकसान होगा। अब आगे रिस्क एंड रिवार्ड वाला सिस्टम अगर बात करूँ तो मैं लॉन्ग वाले को, प्रीमियम पेड उतना ही उसका रिस्क है, जितना उसने प्रीमियम पे किया है ना, जितना उसने प्रीमियम पे किया है उतना उसका रिस्क है, लेकिन बेचने वाले को अनलिमिटेड रिस्क है, वो कितना भी हो सकता है, 100 का 1000 भी हो सकता है। रिटर्न लॉन्ग करने वाले को अनलिमिटेड रिटर्न मिल सकता है, जबकि बेचने वाले को प्रीमियम जो उसको मिला है ना उतना ही उसका रिटर्न मिलेगा, उसका प्रॉफिट उतना ही मैक्सिमम। डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्यूचर एंड ऑप्शन, यानी कि क्या होता है इसमें बीच में डिफरेंस क्या होता है, एक तो लिवरेज का डिफरेंस होता है, फ्यूचर में आपको कंप्लीट अमाउंट देनी पड़ती थी टोटल, लेकिन ऑप्शन में आपको लिवरेज मिलता है, यानी कि लिवरेज की तरह ही काम होता है ये, लो स्मॉल प्रीमियम पे बहुत बड़ा काम आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं, द बायर एंड सेलर बोथ हैव द ऑब्लिगेशन टू बाई एंड सेल अंडरलाइंग एसेट। यहाँ पे ऑब्लिगेशन का मतलब है दोनों का दायित्व है, मतलब कंपलसरी आपका दायित्व है, आपका अगर नुकसान हुआ तो आपको देना पड़ेगा जितना, मतलब अनलिमिटेड प्रॉफिट लॉस होता है, सीधी सी बात है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में अनलिमिटेड प्रॉफिट एंड लॉस, तो उनके ये ऑब्लिगेशन भी हो गया, यानी कि दायित्व उनका हो गया अनलिमिटेड। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शन बायर का राइट टू बाई और सेल द अंडरलाइंग एसेट, उसका अधिकार है विदाउट एनी ऑब्लिगेशन टू डू। ऑप्शन सेलर हैज द ऑब्लिगेशन टू बाई, केवल ऑब्लिगेशन उसका दायित्व ये है, ऑप्शन सेलर हैज द ऑब्लिगेशन टू बाई, उसका बाई करने का ये दायित्व है, ठीक है, दायित्व है, अधिकार नहीं है, राइट नहीं है, उसका ऑब्लिगेशन है, आपको ये चीज समझ। दूसरा, द बायर एंड सेलर रिक्वायर टू पे इनिशियल मार्जिन, ये हमेशा जो भी कॉन्ट्रैक्ट को ओपन करते हैं उसी टाइम पे उसका एक इनिशियल मार्जिन उसको बोलते हैं, वो देना पड़ता है एक परसेंटेज के बेसिस पे,
ठीक है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में इतना ज्यादा कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, केवल ऑप्शन का जो प्रीमियम चल रहा है बस वही देना पड़ेगा अपने को, ज्यादा कुछ देने की प्रॉब्लम वो नहीं है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन सेलर को देना पड़ेगा डिपॉजिट इनिशियल मार्जिन। ऑप्शन बायर इज रिक्वायर्ड टू पे द ऑप्शन सेलर ए प्राइस नॉन एन ऑप्शन प्रीमियम, जो प्रीमियम चल रहा है केवल उतना ही उसको देना है ऑप्शन बायर को, लेकिन सेलर को उतना देना है जितना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वाले को देना है। लगभग वे इक्विवेलेंट ही आते हैं, ज्यादा फर्क नहीं आता है, थोड़ा बहुत का फर्क आता है, उतना ही उस टाइम पे देना होता है, जो उसको क्या बोलेंगे इनिशियल मार्जिन। बोथ बायर एंड सेलर कैन मेक अनलिमिटेड गेन और लॉसेज, समझ में आ गया, दोनों को अनलिमिटेड प्रॉफिट और लॉसेज हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन बायर कैन मेक पोटेंशियल अनलिमिटेड गेन, लेकिन लॉस इज लिमिटेड टू द प्रीमियम, जो उसने प्रीमियम दिया ना उतना ही उसका मैक्सिमम लॉस हो सकता है। लेकिन ऑप्शन सेलर कैन फेस अनलिमिटेड लॉसेज बट हिज गेन, गेन का मतलब है कि प्रॉफिट उसका लिमिटेड टू द प्रीमियम, जो उसने लिया है ऑलरेडी रिसीव्ड जो किया है उतना ही उसका किया है। बोथ बायर एंड सेलर आर सब्जेक्ट टू पेमेंट रिसिप्ट टू एम, ये डेली बेसिस पे उनको डिपॉजिट करना होता है अपने ब्रोकर के पास में, M2M जो भी चल रहा होता है वो उसको मार्जिन के तौर पे ये प्लस माइनस जो भी है डेली का वो उनको करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सेलर को ही M2M जो अगर माइनस चल रहा है तो उसको डेली बेसिस पे देना पड़ेगा, बायर को कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ठीक है, बायर ने पूरा दे दिया। अब अपने को चलना है आगे, ऑप्शन प्राइसिंग एंड ऑप्शन ग्रिक्स क्या होते हैं, ऑप्शन के 4-5 ग्रिक्स होते हैं, वो किस तरीके से वो ऑप्शन के प्राइस हैं जो किस तरीके से ऊपर नीचे होते हैं या किस तरीके से वो चलते हैं, ये अपने को देखना है। मेन चीज है स्पॉट प्राइस, एक तो स्पॉट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट्स, उसके बेसिस पे स्ट्राइक प्राइस ऑफ द ऑप्शन, वोलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग असेट प्राइस, टाइम टू एक्सपायरेशन और इंटरेस्ट रेट, इनके बेसिस पे उसकी रेटें चलती है, रेट ऊपर नीचे होती है। स्पॉट प्राइस आपको बता दिया मैंने, कई बार बता दिया स्पॉट प्राइस क्या होती है क्या नहीं होती है, ठीक है देख लेना। स्ट्राइक प्राइस भी मैंने बहुत बार बता दिया, जिस स्ट्राइक में हम काम कर रहे हैं उसको हम स्ट्राइक प्राइस बोलेंगे, जहां पे मार्केट चल रहा है वो होता है स्पॉट प्राइस। अब मेन चीज है अच्छा ठीक है, एक बार थोड़ा सा अपन वापस चलते हैं पीछे, स्पॉट प्राइस देखो यहाँ पे एक चीज आती है, प्राइस मूवमेंट की बात होती है यहाँ पे, ऑप्शन प्रीमियम इज अफेक्टेड, ऑप्शन प्रीमियम इज अफेक्टेड बाय द प्राइस मूवमेंट, प्राइस मूवमेंट के हिसाब से ऑप्शन के प्रीमियम ऊपर नीचे होते हैं ऑफ अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट। प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट गोज अप, असेट्स की जो प्राइस है वो ऊपर चली गई तो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन इंक्रीज, यानी कि आपको बता दी कि प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो कॉल ऑप्शन जो होता है कॉल की वैल्यू बढ़ेगी लेकिन पुट की वैल्यू गिरेगी। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है, मार्केट नीचे गिर रहा है देन पुट की वैल्यू बढ़ेगी और कॉल की वैल्यू गिरेगी। समझ में आ गया, बस यही समझाना चाह रहा था जो ऑलरेडी आपको समझा चुका। स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस पे समझते हैं अपन, इफ द ऑल फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, अगर सारे फैक्टर कांस्टेंट है यानी कि अपनी जगह स्थिर है, बट द स्ट्राइक प्राइस ऑफ द ऑप्शन इंक्रीज, स्ट्राइक प्राइस ऑफ द ऑप्शन इज इंक्रीज, द इंट्रिंसिक वैल्यू वाज डिक्रीज। ये क्या लफड़ा है भाई, इसको इस तरीके से समझेंगे हम, सब चीजें सेम है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्ट्राइक प्राइस नीचे हो गई, मतलब सॉरी ऊपर हो गई। अगर मैं कॉल साइड की बात करूं, कॉल ऑप्शन की बात करूं मैं, तो एक हो गया स्पॉट, एक हो गया स्ट्राइक। अगर स्ट्राइक प्राइस से ऊपर चली जा रही है, स्ट्राइक प्राइस ऊपर है, यानी कि ऊपर कैसे होगी, स्पॉट जब नीचे आएगा, स्पॉट जब नीचे आएगा तो स्ट्राइक प्राइस, यानी कि मैं यहाँ पे काम कर रहा था, मार्केट पहले यहाँ पे था, मैं काम करते करते मार्केट, मैंने इस स्ट्राइक में काम करना चालू किया, मार्केट नीचे गिर गया, मार्केट नीचे गिरा तो मेरा स्ट्राइक ऊपर इंक्रीज हुआ, तो स्ट्राइक प्राइस ऑफ द ऑप्शन इंक्रीज, देन इंट्रिंसिक वैल्यू वाज कॉल ऑप्शन, यहाँ पे कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, विल डिक्रीज, कॉल ऑप्शन की वैल्यू गिरेगी, गिरेगी तो क्या हो गया, उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू वो गिरेगा। लेकिन अगर ये सेम चीज है, सेम ऐसी चीज है,
सारी चीजें सेम है, तो पुट ऑप्शन का क्या होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, मार्केट नीचे गिरा तो स्ट्राइक प्राइस ये है, तो स्पॉट प्राइस अगर यहाँ पे हुई तो ये आईटीएम है ना। अगर मेरा कॉल ऑप्शन की बात करूं तो ये ओटीएम हो जाएगा, ये आईटीएम पे चला जाएगा। आईटीएम पे गया तो आईटीएम हुआ तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ेगी। आपको अच्छे से मैंने समझा दिया ये चीज़ें, बस यही चीज़ है यहाँ पे, और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन विल डिक्रीज, हेंस वैल्यू इज आल्सो डिक्रीज। तो यहाँ पे अगर पुट ऑप्शन की भी यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा नीचे, पुट ऑप्शन के बारे में बात होगी। लोअर द हायर स्ट्राइक प्राइस ऑफ कॉल प्रोग्रेसिव, इंक्रीज द स्ट्राइक प्राइस ऑफ ऑप्शन, इंक्रीज इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन, ये आ गया ना। इंक्रीज इन द स्ट्राइक प्राइस, इंक्रीज इन द स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस मतलब यहाँ पे वही सेम चीज है। स्ट्राइक प्राइस अगर ऊपर है पुट ऑप्शन की, देन इंट्रिंसिक वैल्यू इज द पुट ऑप्शन इज इंक्रीज। आपको ये समझ, ज़्यादा कुछ नहीं। दूसरा आगे हम चलते हैं वोलेटिलिटी पे। वोलेटिलिटी क्या चीज़ है भैया, मार्केट की वोलेटिलिटी क्या चीज़ दिखाती है, मतलब ये एक तरीके से पॉजिटिव कोरिलेशन है प्राइस के साथ में या प्रीमियम के साथ में। वोलेटिलिटी का पॉजिटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। कैसे, अगर वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी, वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी तो मार्केट का जो रेंज है ट्रेड करने का वो बढ़ जाएगा, दायरा बढ़ जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं कोविड, तो कोविड में वोलेटिलिटी इतनी भयंकर थी कि मार्केट एक एक दिन में 10-10% गिर रहा था, 10% बढ़ रहा था, ठीक है। तो ये वोलेटिलिटी अगर ज़्यादा होगी तो प्रीमियम भी ज़्यादा होंगे, ये कम होगी तो प्रीमियम कम होंगे, इतना सा सिंपल चीज़ है। अंडरलाइंग असेट्स प्राइस आइदर अप और डाउन इज अफेक्ट बोथ कॉल और ऑप्शन सेम वे, सेम वे में चलते हैं। volatility of underlying stock or index higher the premium because a greater possibility then option will move in the money during the contract, यानी कि higher the volatility higher the premium, lower the volatility lower the premium, high volatility high premium, lower volatility lower premium। टाइम टू एक्सपायरेशन तो बोलेंगे थीटा, थीटा जितना ज्यादा होगा ना, मतलब एक्सपायरी होने में जितना टाइम ज्यादा होगा उतना उसका वैल्यू ज्यादा होगा, टाइम जितना कम होगा वैल्यू उतना कम होगा। तो ये भी एक तरीके से पॉजिटिव कोरिलेशन बनाता है, पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। क्योंकि ज्यादा टाइम होगा तो मार्केट ऊपर नीचे होने के चांसेस भी इतने ही ज्यादा हैं। मुझे थोड़ा ना पता है कि 5 दिन बाद में क्या होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि 1 घंटे में क्या हो सकता है, मैक्सिमम मार्केट इस रेंज में घूम सकता है। लेकिन 5 दिन का मुझे ये, मेरे पास में ये रेंज आ रही है, 5 दिन में इस रेंज में जा सकता है, तो यहाँ पे प्रीमियम यहाँ पे ज्यादा होंगे, ठीक है। लेकिन 1 घंटे का मुझे पता है कि यही रेंज है, तो प्रीमियम सीधी सी बात है उनके कम रहेंगे। मतलब ये सिंपल सी चीज़ है, ये क्वेश्चन आते हैं। हायर द प्रीमियम, मतलब टाइम टू एक्सपायरेशन अगर ज़्यादा है तो प्रीमियम क्या होंगे, हायर, हायर प्रीमियम, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं है। इसका क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको बता दिया कि सेम चीज़ है। अब दूसरी चीज़ आगे चलते हैं हम इंटरेस्ट रेट पे। देखो इंटरेस्ट रेट का थोड़ा सा सिस्टम अलग है। अगर इंटरेस्ट रेट बड़ी है तो कॉल ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ेंगे, क्योंकि पुट ऑप्शन के प्रीमियम गिरेंगे। इंटरेस्ट रेट अगर गिरती है, क्या होता है, गिरती है यानी कि डाउन होती है, देन कॉल ऑप्शन के प्रीमियम भी गिरेंगे, पुट ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ते हैं। ये आपको समझना है बस, और कुछ नहीं है। इंटरेस्ट रेट have a greater impact on option with individual stock or indices compared to ये, कि यहाँ पे तो कहीं नहीं आ रहा इंटरेस्ट रेट का, पर ठीक है कोई बात नहीं। हाई इंटरेस्ट रेट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, मतलब कॉल ऑप्शन की वैल्यू को बढ़ा देता है हाई इंटरेस्ट रेट, एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन। ये समझना है, अगर इंटरेस्ट रेट गिरती है तो भाई कॉल ऑप्शन की रेटें गिरेंगी, पुट की वैल्यू। हम ये मानते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो मार्केट ऊपर जाएगा, इंटरेस्ट रेट गिरेगी तो मार्केट नीचे गिर सकता है।
तो उस हिसाब से आपको समझना है। ऑप्शन के ग्रीक्स 5 होते हैं, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, ट्रू। आपको बता दिया डेल्टा क्या होता है, ये क्या होता है, प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स, स्मॉल चेंज इन द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स में हैव द, उसकी मतलब जो ऑप्शन का प्रीमियम है ना डेल्टा के हिसाब से चेंज होता है। मतलब इसका मतलब ये समझो डेल्टा किस तरीके से काम करता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जो एटीएम का डेल्टा होता है वो 0.5 होता है। यानी कि अगर निफ्टी 100 रुपए बढ़ रहा है तो एटीएम का जो कॉल ऑप्शन है वो 50 रुपए से बढ़ेगा, लेकिन पुट ऑप्शन 50 रुपए से गिरेगा भी। अगर इसकी वैल्यू 0.6 है तो भैया ये 100 रुपए अगर बढ़ा तो ये 60 रुपए बढ़ेगा, ये 60 रुपए गिरेगा। ऐसे ही चीज है, डेल्टा की वैल्यू को से मल्टीप्लाई करते हैं, डेल्टा की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस वजह से आपको समझ में आया कि किस तरीके से डेल्टा काम करता है। यानी कि डेल्टा का जो फॉर्मूला है, चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम यूनिट चेंज इन प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, मतलब अंडरलाइंग एसेट्स की प्राइस में कुछ चेंज हुआ उसका हम भाग देंगे किसमें, ऑप्शन के प्रीमियम में। मतलब जो भी चेंज हो रहा है ऑप्शन का प्रीमियम उसमें, मतलब इसको ज्यादा कुछ समझना ही नहीं है। अभी यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी, डेल्टा फॉर कॉल ऑप्शन बायर इज पॉजिटिव, मतलब कॉल का डेल्टा पॉजिटिव होता है और पुट का डेल्टा नेगेटिव होता है। अगर कॉल को कोई खरीद रखा है, खरीदने वाले के लिए इसका डेल्टा पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन डेल्टा से 3 ही आएंगे, एक तो इसका फॉर्मूला पूछेगा, दूसरा इसका डेल्टा फॉर कॉल ऑप्शन बायर इज, कॉल ऑप्शन बायर इज पॉजिटिव, नेगेटिव, रिमेन कांस्टेंट या कोई नहीं, ऐसे आएगा तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव, मतलब इस तरीके से ये। बट डेल्टा फॉर पुट ऑप्शन इज क्या होता है, क्या होता है, नेगेटिव, पुट ऑप्शन बायर इज नेगेटिव। ओके, डेल्टा फॉर पुट ऑप्शन बायर इज नेगेटिव। लेकिन अगर इसकी मैं बात करूं कॉल ऑप्शन सेलर, कॉल ऑप्शन का सेलर के लिए डेल्टा क्या है, नेगेटिव है, बायर के लिए तो पॉजिटिव है, तो दूसरे के लिए नेगेटिव भी होगा ना। सेम चीज यहाँ पे भी लागू होती है। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पर ये मैक्सिमम यही चीज पूछता है, डेल्टा फॉर पुट ऑप्शन बायर इज नेगेटिव, डेल्टा फॉर कॉल ऑप्शन बायर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं, आगे चलते। ये सारी रामायण है जो मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से काम करता है, कि 60 पैसे से ये कैसे बढ़ता है, 1 रुपए क्या हुआ क्या नहीं होगा। गामा, गामा क्या करता है भैया, गामा क्या करता है, गामा का काम है कि कितना फास्ट डेल्टा चेंज होगा, जितना फास्ट डेल्टा चेंज होगा उतना ही ऑप्शन का प्रीमियम फटेगा। अगर मैं आपको आज की चार्ट पे लेके चलूं, बहुत अच्छा हुआ। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था आज के, यहाँ पे फटा, तब जब इस रेंज को निकाला ना, यहाँ पे 12:03 पे यहाँ पे मार्केट इस रेंज को निकाल के फटा, तो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया तो लगभग 900 का मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, 850 का चार्ट लगा के देख लेता हूँ। 850 का चार्ट में तो जीरो हो गया, वैसे चार्ट लगा के मैं आपको दिखा, कितने बजे की बात कर रहा हूँ मैं, 12:03 पे। गामा क्या काम करता है, गामा ये काम करता है भाई, 7 रुपये चल रहा था, फट के कहाँ चला गया, 110 रुपये, मतलब 7 रुपए की चीज की वैल्यू क्या हो गई, 110 ही। जैसे ही इस रेट को निकाला इसने 12:03 पे, क्या फटा है, क्या फटा है, क्या फटा है, क्या फटा है, ये 20-21 रुपए चल रहा था यहाँ से, के बाद में देखो ये 113 रुपए तक भी चला गया यहाँ पे। ठीक है, ये काम करता है गामा। गामा मतलब उसकी डेल्टा को चेंज करता है, डेल्टा को इन द मनी की तरफ शिफ्ट करता है बहुत फास्ट। ठीक है, तो जितना फास्ट डेल्टा चेंज होगा उतना ही उसके प्रीमियम बढ़ेगी। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे, गामा चेंज इन ऑप्शन डेल्टा डिवाइड बाय यूनिट चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट, मतलब हर एक जो भी इसके जो फॉर्मूलाज हैं सब में क्या आएगा, यूनिट चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट।
मतलब उसकी केवल और केवल बात करेंगे अपन यहाँ पे यूनिट चेंज इन प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स। तो यहाँ पे जो गामा है ना वो केवल डेल्टा पे बेसिस है, तो यहाँ पे डेल्टा वहां पे पूछा जा रहा है कि चेंज इन ऑप्शन डेल्टा, यानी चेंज ऑप्शन डेल्टा में कितना चेंज हुआ वो डिवाइड बाय यूनिट चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स। ठीक है, ये चीज है, मतलब कितना फास्ट उसको मूवमेंट करता है, 0.50 से वो कितना फास्ट 0.80 तक भी ले जाता है कभी कभी, गामा की वजह से ये बहुत फास्ट उसकी प्राइस चेंज होती है। थीटा, थीटा क्या है भैया, टाइम टू एक्सपायरेशन, टाइम डी के वही थीटा है और ज्यादा कुछ नहीं है। थीटा की गणित मैंने सब चीजें आपको बता दी बहुत अच्छे से। थीटा चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम, ऑप्शन के प्रीमियम में चेंज हुआ डिवाइड बाय चेंज इन टाइम टू एक्सपायरी, जितना एक्सपायरी को टाइम बचा है वो। ठीक है, आगे चलते हैं। चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम मतलब सब जगह ऑप्शन के प्रीमियम आएंगे, सब जगह ऑप्शन के प्रीमियम आएंगे। डेल्टा में ले लो चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम डिवाइड बाय द चेंज इन द चेंज इन प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग, चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग, यूनिट चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स ये आएगा। यानी कि कुल मिला के अपने को ये समझना है चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम, सब जगह ऑप्शन प्रीमियम चेंज आएगा लेकिन गामा में नहीं आएगा। गामा किस पे बेस्ड है, डेल्टा, डेल्टा को चेंज करता है गामा की वजह से, डेल्टा बहुत फास्ट चेंज होता है, तो वहां पे केवल और केवल एक जगह गामा में ये देखेंगे ऑप्शन डेल्टा की चेंज, बाकी जगह सेम चीजें हैं। चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम डिवाइड बाय चेंज इन वोलेटिलिटी, जितनी वोलेटिलिटी कम हुई उतना उसका वेगा, वेगा की बात कर रहा हूँ, थीटा की बात करें तो चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम चेंज इन टाइम टू एक्सपायरी, जितना टाइम एक्सपायरी को टाइम बचाया हुआ है उसका हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब वेगा, वेगा यानी कि वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी यानी कि मार्केट की वोलेटिलिटी कितनी है उसके बेसिस पे, मार्केट की वोलेटिलिटी ज्यादा है तो प्रीमियम ज्यादा होंगे, कम है तो कम होंगे, बस यही चीज आपको देखनी है। अगर वेगा इतने से है तो मार्केट अगर 1% से बढ़ रहा है तो वो भी इतने % से बढ़ जाएगा, मतलब ये चीज है कि यहाँ पे ज्यादा कुछ आता नहीं है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है वेगा इज पॉजिटिव फॉर लॉन्ग कॉल एंड लॉन्ग पुट, ये क्वेश्चन आपका बनता है ये वाला। ठीक है, और ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है। दूसरा इसका यहाँ पे का जो फॉर्मूला है इसका एक ऑप्शन बनता है रू इज चेंज इन ऑप्शन प्राइस गिवन परसेंटेज ऑफ पॉइंट चेंज इन रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे सीधी सी बात है चेंज इन ऑप्शन प्राइम प्रीमियम डिवाइड बाय चेंज इन कॉस्ट ऑफ फंडिंग टू अंडरलाइन, कॉस्ट ऑफ फंडिंग का मतलब हो गया इंटरेस्ट रेट चेंज, ज्यादा कुछ नहीं है। ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल दो है, एक होता बाइनोमियल प्राइसिंग मॉडल, दूसरा हो गया अपना ब्लैक एंड सोल्स मॉडल। अब सबसे पहले बाइनोमियल प्राइसिंग मॉडल ये दिया था विलियम शार्प 1978, ये बहुत जगह काम नहीं आता, ये ठीक नहीं है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कैलकुलेटिव है, बहुत ज्यादा टिपिकल है। ठीक है, ब्लैक सोल्स मॉडल है उसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, इसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है और सबसे फास्ट कैलकुलेशन है, प्लस सिंपल है। इसको दिया था 1973 में फिशर ब्लैक और मायरन सोल्स ने। One of the most popular, relatively simple and fast modes of calculation, unlike the binomial model. अब इसका ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले पूछे जाते हैं बहुत बार कि कैलकुलेशन कैसे होती है, हम जब क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे तब मैं इसके बारे में डीपली आपको बता दूंगा कि इसका जो कैलकुलेशन होती है वो किस तरीके से अपने को करना है कैलकुलेटर पे। ये आप पढ़ लेना ये क्या चीज है, कि फॉर्मूला में ये सी क्या है, टी यानी कि कॉल ऑप्शन, पुट यानी पुट ऑप्शन, एस यानी स्टॉक प्राइस, एक्स यानी कि स्ट्राइक प्राइस है, टी यानी कि टाइमिंग रिमेनिंग द अनटिल टू एक्सपायरी है, थीटा, थीटा वैल्यू कितनी है, आर का मतलब हो गया रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट हो गया। ठीक है, और वी यानी कि एनुअल वॉलेटिलिटी कितना हो गया, ये सारी चीजें बस अपने को ये देखनी है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ऑफ ऑप्शन, देखो सबसे पहली चीज है कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी मैंने आपको बता दी कि वोलेटिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा स्पीड से प्राइस बढ़ेंगे, उतनी स्पीड से प्राइस, जितना प्राइस वो वोलेटिलिटी कम होगी उतना ही प्राइस धीरे चलेगा, बस ये समझना है अपने को, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आता। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी मैंने पढ़ा दी वहाँ पे, वही क्वेश्चन वहाँ पे आता है। आगे हम चलते हैं एनालिसिस ऑफ पर्सपेक्टिव बायर एंड सेलर, एनालिसिस ऑफ ऑप्शन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव बायर एंड सेलर, मतलब ऑप्शंस को हम बायर और सेलर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, ओटीएम, एटीएम, इन द मनी, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है।
हाँ, तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि ये बायर के पर्सपेक्टिव से इनकी वैल्यू किस तरीके से डिसाइड होती है, किस तरीके से नहीं। अभी मैंने आपको बताया, बस वही पे ऑफ चार्ट्स वगैरह हैं। पे ऑफ चार्ट कैसे डिसाइड करते हैं हम, अभी मैंने आपको समझा दिया था वो सारी चीज़ें। यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, क्या क्या लिया है। स्ट्राइक प्राइस 17,300, 17,400, 17,500, 17,600। इसके प्रीमियम इन्होंने दिया है 327, 250, 185 और 130। अब यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट भी ये बता रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है आपको भी पता है। अगर 17,300 का 327 में खरीदा है तो ब्रेक इवन कितना हो गया, ये दोनों में टोटल कर दो तो 17,627 अगर मार्केट गया तब जाके उसका ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। मार्केट इसके इस प्राइस के ऊपर निकलेगा ना तब जाके इसको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 17,400 का, तो यहाँ पे ये कमांड चीजें हैं सारी। अपन एक एक सिंगल सिंगल पे बात कर रहे थे, यहाँ पे ये कमांड चीजें आ गई। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, एक आए 20 आए। जब हमको एक चीज कैलकुलेट करना आती है तो हम आगे भी ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। नेट पे ऑफ किस तरीके से बनेगा, ये बायर के पर्सपेक्टिव से देखे तो 100 रुपये में खरीदी, 200 में, 300 में, ये जो भी चीजें हैं 327 वगैरह, इस तरीके से जाके इनका ये ब्रेक इवन पॉइंट चेंज होके इस तरीके से इनका पे ऑफ चार्ट बनता है। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कॉल ऑप्शंस, बिल्कुल सही है, जो अभी आपको बताया वही चीज़ है। यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं है, चाहे आप सिंगल का देखो या चाहे कमांड का देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एनालिसिस कॉल ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से, अगर वही चीज़ सेलर के पर्सपेक्टिव से देखे तो ये कैसे बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये आपको मैंने अभी बताया था, सेलर के पर्सपेक्टिव से देखे, क्योंकि सेलर ने ये प्रीमियम रिसीव किया है। क्या किया है, रिसीव। तो इसका हो गया प्रॉफिट। कब तक, जब तक मार्केट ऊपर नहीं जाए। कब तक, जब तक इसका जो ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन कौन सा आ गया, ब्रेक इवन आ गया ये वाला ब्रेक इवन। ये अगर 17,600 कुछ, 17,627, ये 17,650, मतलब इस एरिया के ऊपर नहीं जाए मार्केट तो ये सेलर को हमेशा प्रॉफिट होगा। ये सेलर के पर्सपेक्टिव से है। इससे क्या फर्क पड़ता है, 4 हो, 5 हो, 10 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपको मैंने सिखा दी एनालिसिस ऑफ पुट ऑप्शन बायर्स पर्सपेक्टिव से, बायर के पर्सपेक्टिव से अभी समझा दिया था मैंने। यहाँ पे कमांड पूछा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। सेलर ऑफ पुट ऑप्शन, उसका चार्ट कैसे बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा। सेम चीज़ है। समरी, समरी पे अगर चले अपन, ये अपना आज का टॉपिक खत्म हो गया। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। द बायर ऑफ एन ऑप्शन कैन नॉट लॉस मोर देन, यहाँ पे ये बात कर रहा है किसकी, बायर, खरीदने वाले की। खरीदने वाले को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, उसने जो प्रीमियम दिया है ना उतना ही उसका नुकसान होगा भैया। ठीक है, बायर ऑफ एन ऑप्शन कैन नॉट लॉस मोर देन द ऑप्शन प्रीमियम पेड। बिल्कुल राइट। राइट किसके लिए, चाहे वो अमेरिकन में हो चाहे वो यूरोपियन मोड में हो, सबके लिए ट्रू फॉर ऑल ऑप्शंस। यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा। ठीक, यू सोल्ड ए पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन को बेचा। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस और पुट 245। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, सेम क्वेश्चन आएगा डिक्टो। ठीक है, किस तरीके से आएगा, ये पुट ऑप्शन बेचा है 245, स्ट्राइक प्राइस कौन सा है 245, तो यू रिसीव्ड प्रीमियम 49। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि मैक्सिमम आपको नुकसान कितना हो सकता है, 49 रुपए आपको मिल गए। अगर ये जीरो हो जाता है, टोटल जीरो हो जाता है, तो भैया 245 माइनस 49 कितना आएगा, 196। मैक्सिमम लॉस इतना ही हो सकता है। वो तब है भैया पुट ऑप्शन में शेयर है, शेयर की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती। और कभी हो भी जाए, कभी हो भी जाए तो आपका मैक्सिमम नुकसान कितना है, 196। क्यों, 49 रुपए आपने ले लिए 245 की स्ट्राइक का। अब 245 हो चाहे 500 हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, आपने कितना लिया, 245 का स्ट्राइक आपने बेचा था, 49 आपने लिया, इसमें से माइनस कर दो जो भी आ रहा है, 245 माइनस 49, 196 आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है। ये क्वेश्चन भी आता है बहुत बार, सेम ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। करंट प्राइस ऑफ द XYZ स्टॉक इज 286, करंट प्राइस ये चल रही है 260 की स्ट्राइक में, वो ट्रेडिंग कर रहा है 45 रुपए में। अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझनी बनती है, यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू और थीटा वैल्यू, ये बोल रहा है कि व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू।
इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? ऑप्शन प्रीमियम माइनस थीटा, या दूसरा हम देखें, ऑप्शन प्रीमियम कितना है यहाँ पे? ऑप्शन प्रीमियम कितना है यहाँ पे? 45, ठीक है। 286 पे चल रहा है और 260 का स्ट्राइक प्राइस है। ऑलरेडी यहाँ पे 26 रुपए तो इन द मनी चल रहा है, यानी 286 माइनस 260, वो इन द मनी काम कर रहा है कितना? 26। तो 26 तो इसमें क्या हो गया? इंट्रिंसिक वैल्यू। और बाकी का बचा कितना? 45 माइनस 26। अगर वो थीटा वैल्यू पूछ लेता कि थीटा वैल्यू क्या है इसमें, तो कितना आएगा? 45 माइनस 26, 19 रुपए। समझ में आया? तो कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पे आपसे, इंट्रिंसिक वैल्यू पूछ लेगा, कभी थीटा वैल्यू पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। आपको जब कैलकुलेट करना आता है तो आप कर सकते हो। ए यूरोपियन कॉल ऑप्शन गिव द बायर द राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय द सेलर इन ऑप्शन ऑन और बिफोर एक्सपायरी डेट। अभी मैंने आपको बताया था भैया, ऑन और बिफोर एक्सपायरी डेट कैन नॉट एक्सरसाइज ऑफ द यूरोपियन स्टाइल ऑप्शंस। यहाँ पे ये बोल रहा है यूरोपियन कॉल ऑप्शन हैव द बायर राइट, नहीं है भैया, ऑन और बिफोर नहीं है, ऑन और बिफोर नहीं है, कब है? एक्सपायरी के दिन, ऑन द एक्सपायरी डेट, बिफोर नहीं आएगा। अगर ये होता कि केवल ऑन द एक्सपायरी डेट तो ये हो सकता था ट्रू, और अभी क्या हुआ है, ये ऑन और बिफोर आ गया, बिफोर आया तो फॉल्स। लेकिन अगर यही होता, यहाँ पे एक सिंगल चीज चेंज कर देते, यहाँ पे क्या चेंज करता? अमेरिकन, तो इसका आंसर क्या हो जाता? ट्रू। अब ये आंसर नहीं आता इसका, समझ में आ गया? एन आईटीएम ऑप्शन इज द पॉजिटिव इंट्रिंसिक वैल्यू। आईटीएम में आपको बताया था मैंने, ओटीएम जीरो केस फ्लो, ठीक है, ओटीएम का सॉरी नेगेटिव केस फ्लो, एटीएम जीरो केस फ्लो, और आईटीएम पॉजिटिव केस फ्लो एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। इन ऑप्शन इज द पॉजिटिव इंट्रिंसिक वैल्यू आईटीएम इन द मनी में। इन द मनी मार्केट के जितने ज्यादा अंदर है का उतना ही वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। इन ऑप्शन विद डेल्टा 0.5 इंक्रीज वैल्यू अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे ये बोल रहा है कि डेल्टा भी है 0.5 है और मार्केट बढ़ रहा है 2 रुपए से, तो उसकी ऑप्शन में चेंज कितना होगा? अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 रुपए में चेंज हुआ, मल्टीप्लाई 0.5, ये करना है डेल्टा को। अब ऑप्शन की वैल्यू में कितना चेंज आएगा? 1 रुपए, इतना सिंपल। अगर ये यहाँ पे 0.8 होता, क्या करना था? 1.6, ये आंसर हो। ये मैक्सिमम डेल्टा कितना हो सकता है? 0.99 तक जा सकता है, मैक्सिमम 1 तक नहीं जाएगा कभी। और इसकी जो वैल्यू होती है टोटल, वो -1 टू +1 तक रहती है। इस तरीके से आपको बता दिया, कॉल ऑप्शन में पॉजिटिव और पुट में नेगेटिव डेल्टा। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हम कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए गुड बाय, बाय बाय।